Good morning, students. Hope you all are fine. Today we are going to discuss on Dalton's atomic theory. ठीक है, लेकिन इससे पहले शुरू करने से पहले कल हम लोगों ने क्या डिस्कस किया उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लें. ठीक है, तो कल हम लोगों ने केमिकल इक्वेशन, लॉ ऑफ केमिकल इक्वेशन के बारे में डिस्कस किए, जिसमें से लॉ ऑफ केमिकल इक्वेशन जो है दो लॉ होते हैं. लॉ ऑफ केमिकल इक्वेशन के 2 लॉ होते हैं. एक है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास और दूसरा है आपका लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन. ठीक है, अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास आप लोगों को कल बता दिए थे, समझ में भी आया होगा कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है कि मास नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड. यानी कोई भी अगर केमिकल रिएक्शन होता है, ठीक है, तो उसमें आपका जो नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन रिएक्टेंट जितना होता है उतना ही नंबर्स ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन प्रोडक्ट होता है, या फिर जितना मास आपने रिएक्टेंट में लिया है उतना ही मास आपका क्या होता है, प्रोडक्ट में होता है. दैट मीन्स रिएक्टेंट में जो मास था उतना ही प्रोडक्ट में मास हो गया, तो मास कंजर्व हुआ. दैट्स व्हाई लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहा जाता है. ठीक है, दूसरा लॉ आप लोगों ने डिस्कस किया कल कि लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन. दैट मीन्स लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन क्या कहता है, यदि किसी भी सोर्स से, ठीक है, कोई भी कंपाउंड प्रोड्यूस होता है, ठीक है, प्रिपेयर करते हैं, तो उस कंपाउंड के जो भी कंपोनेंट्स होते हैं वो कंपोनेंट्स का रिएक्टिंग रेशियो कितना होता है, हमेशा फिक्स होता है, सिंपल और फिक्स होता है. ठीक है, यानी मान लीजिए कि कार्बन डाइऑक्साइड आप बना रहे हैं तो उसमें कार्बन और ऑक्सीजन जो कंपोनेंट्स हैं वो दोनों का कॉम्बिनेशन रेशियो हमेशा कितना रहेगा, 3:8. उसी तरह वाटर है तो उसका क्या होगा, 1:8. ये कहीं से भी बनाइए, किसी भी सोर्स से अगर इसको बना रहे हैं तो उसमें हमेशा वो क्या रहता है, कांस्टेंट. तो यही चीज हम लोगों ने कल डिस्कस की है. ठीक है, अब हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी. ठीक है, अब ये डाल्टन एटॉमिक थ्योरी क्या है, तो एक्चुअल में ये थ्योरी जो है एक्सप्लेन करता है किसके बारे में, तो एटम्स के बारे में. ठीक है, इसीलिए इसको बोला गया है डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी. ठीक है, वाज द फर्स्ट कंप्लीट attempt to describe all the matter in terms of atoms and their properties. यानी चैप्टर 1 और चैप्टर 2 में आप लोगों ने जो मैटर के बारे में डिस्कस किया, ठीक है, तो उसमें आप लोग सिर्फ मैटर के बारे में समझे, मैटर है क्या. ठीक है, लेकिन अब मैटर किस चीज से बना है उसके बारे में जब 500 BC पहले से ही जितने भी हमारे फिलोसोफर्स थे वो लोग जो बोले कि मैटर जो है क्या है, आपके छोटे छोटे पार्टिकल्स से बने होते हैं, जो कि इंडियन फिलोसोफर्स ने उसको नाम क्या दिया, जैसे महर्षि कनाड ने उसको नाम क्या दिया, परमाणु. उसी तरह उसी समय के ग्रीक के लोग जो फिलोसोफर्स थे उन्होंने क्या बोला उसको, एटम्स. ठीक है, तो डाल्टन्स 18th सेंचुरी के लगभग में, ठीक है, डाल्टन्स ने वो व्यक्ति थे जिन्होंने पहली बार बोला कि मैटर जो है, ठीक है, क्या है, एटम से बना है. यानी उन्होंने उस थ्योरी से क्या किया, डिस्क्राइब किया कि ऑल द मैटर्स, ठीक है, उन्होंने उस थ्योरी से अपना डिस्क्राइब किया ऑल द मैटर्स, ठीक है, मेड अप ऑफ एटम्स. और उन्होंने एटम के बारे में पहली बार पूरा क्या दिए, एक एक्सप्लेनेशन दिए. मैटर को एटम से बना है, ठीक है, उन्होंने ये चीज को पहली बार क्या किया, पूरा फर्स्ट अटेम्प्ट उन्होंने ही किया था. ठीक है, इन्हीं के बेस से हम लोग अभी भी वो चीज कुछ, अब उन्होंने जो पोस्टुलेट बोले, ठीक है, उन्होंने जो थ्योरी दी है उसमें से बहुत सारे ऐसे चीजें हैं जो कि हम लोग उसको क्या कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं. उसमें से कुछ ड्रॉबैक्स थे जिसके बारे में हम लोग बाद में पढ़ेंगे, लिमिटेशन ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी. ठीक है,
लेकिन जो शुरुआत की है उसमें से बहुत चीजें अभी भी हम लोग क्या कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, इसीलिए उनका जो एक्सप्लेनेशन है, उनका जो थ्योरी है, हम लोगों ने क्या किया, अभी तक पढ़ते आ रहे हैं, क्योंकि ये बेस है। ठीक है, इन्हीं के बेस पे ही आगे जो भी रिसर्च है वो बढ़े हैं। ठीक है, सो डाल्टन्स का जो ठीक है, बेस्ड हिज थ्योरी, उन्होंने जो थ्योरी दिया वो दोनों थ्योरी किस पे डिपेंड है, तो एक आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ठीक है, और दूसरा आपका किस चीज पे डिपेंड है, तो लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। ये दोनों चीज के लॉ को ही उन्होंने क्या माना, बेस माना, और उसी बेस के हिसाब से उन्होंने ये जो थ्योरी लिखा, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, उन्होंने इसी दो बेस पे यानी लॉ के बेस पे उन्होंने दिया। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। उन्होंने क्या क्या कहा अपने उस थ्योरी में। ठीक है, द मेन पोस्टुलेट्स। अब ये पोस्टुलेट्स मतलब क्या है, तो स्टेटमेंट जिसका प्रूफ ना हो, विदाउट प्रूफ एविडेंस। ठीक है, तो उन्होंने द मेन पोस्टुलेट्स ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी आर एस फॉलोस। उन्होंने क्या क्या कहा, तो पहला उन्होंने ये कहा कि जितने भी मैटर हैं हमारे चारों तरफ, जो कि आप लोग पहले से ही पढ़ेंगे, हमारे चारों तरफ जो भी चीज है वो क्या है, मैटर है। तो उन्होंने क्या कहा कि जितने भी मैटर है, वेदर चाहे वो एलिमेंट्स हो, चाहे वो कंपाउंड्स हो, या फिर मिक्सचर, ऑल इज मेड ऑफ एक्सट्रीमली स्मॉल पार्टिकल्स, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, एटम्स। ठीक है, पहला पोस्टुलेट्स में उन्होंने क्या कहा कि जितने भी मैटर्स हैं हमारे सराउंडिंग में, वो सभी मैटर जो है स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स से बने हैं, और उसी पार्टिकल्स को हम लोग क्या कहते हैं, एटम। और ये नाम जो एटम है, उसी वक्त के जो ग्रीक फिलोसोफर्स ने जो नाम बोला था, उसी के बेस पे ये एटम कंटिन्यू चला। ठीक है, तो वो इसीलिए द सेम नेम दैट वाज यूज्ड फॉर द स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल पार्टिकल्स, जो डिवाइड नहीं हो सकते हैं पार्टिकल्स। ठीक है, तो अब उन्होंने क्या बोला कि जो भी हमारे चारों तरफ मैटर्स हैं, ठीक है, वो सभी जो है छोटे छोटे क्या है, पार्टिकल्स से बने हैं, एंड दैट पार्टिकल इज नोन एज एटम्स। क्लियर, फर्स्ट पोस्टुलेट। नाउ सेकेंड में उन्होंने क्या कहा, एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट्स, यानी जितने भी एटम्स है, किसके, एलिमेंट्स के, सेम एलिमेंट्स। ठीक है, वो सभी क्या होते हैं, आइडेंटिकल होते हैं इन ऑल रेस्पेक्ट। ठीक है, चाहे वो साइज हो, शेप हो, मास हो, एंड प्रॉपर्टीज हो। इसका मतलब यह हुआ, ठीक है, इसका मतलब यह हुआ कि कोई भी एलिमेंट्स, जैसे मान लीजिए हम लोग पहले से ही पढ़ते आए हैं, चाहे आप लोगों को मैटर में भी बताया है एलिमेंट्स के नाम, जैसे सोडियम हो गया, चाहे आपका कार्बन हो गया, चाहे कैल्शियम हो गया, ठीक है, चाहे पोटेशियम हो गया, ये सब एलिमेंट्स है। अब एलिमेंट्स जो है, ये सब एलिमेंट्स मैटर है, मैटर है। अब मैटर क्या है, तो छोटे छोटे पार्टिकल से बने हुए हैं। तब छोटे छोटे पार्टिकल से बने हुए हैं, तो मान लीजिए ये पोटेशियम जो है, तो पोटेशियम क्या होगा, छोटे छोटे पार्टिकल से बना होगा। ये पोटेशियम एलिमेंट्स जो है छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बना है। तो इस पार्टिकल्स को हम लोग क्या कहते हैं, एटम कहते हैं। तो पोटेशियम एलिमेंट्स में जितने भी एटम्स हैं, वो सभी एटम्स एक दूसरे से क्या हैं, आइडेंटिकल हैं। सिर्फ किसके, पोटेशियम के। यानी पोटेशियम एलिमेंट्स किस चीज से बना है, स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, एटम कहते हैं। तो पोटेशियम के जितने भी एलिमेंट्स के एटम्स है, वो सब एक दूसरे से क्या है, आइडेंटिकल हैं। चाहे वो शेप में हो, चाहे साइज में हो, चाहे मास में हो, सब चीज में वो क्या है, सेम हो। उसी तरह कैल्शियम के जो भी एलिमेंट्स है, कैल्शियम एलिमेंट्स है, जो भी ये एलिमेंट्स छोटे छोटे आपके किस चीज से बने हुए हैं, पार्टिकल से बने हुए हैं, ठीक है,
पार्टिकल्स यानी एटम, और ये एटम मिलके जो आपका एटम मिलके क्या बना है, कैल्शियम एलिमेंट्स। तो इसके अंदर जो भी पार्टिकल्स हैं वो आपके क्या हैं, सिमिलर हैं, आइडेंटिकल हैं। अब इसका मतलब ये नहीं है कि ई कैल्शियम का एटम और पोटेशियम का एटम सिमिलर, ये नहीं कह रहा है। सिर्फ कैल्शियम के एटम जो भी हैं बाकी चीज से, क्योंकि बहुत सारे एटम मिलके बना है ना कैल्शियम, कैल्शियम बहुत सारे एटम, तो उसमें जो भी एटम्स हैं वो सब आइडेंटिकल हैं सिर्फ कैल्शियम के। उसी तरह पोटेशियम के जो भी एटम्स हैं मिलके जो एलिमेंट्स बना है, पोटेशियम का क्या है, आइडेंटिकल है। क्लियर? तो उन्होंने यही चीज बोला, ठीक है, क्लियर? Atoms of the same elements are identical in all respects. That means size, shape, mass and properties. Clear? उसी तरह तीसरा पोस्टुलेट में उन्होंने क्या कहा कि atoms of different elements, जो अभी हमने बोला, atoms of different elements have different size. अलग अलग एलिमेंट्स के जो एटम्स हैं उनका साइज डिफरेंट होता है, ठीक है, मासेस डिफरेंट होते हैं, एंड ऑल पोसेसेस डिफरेंट प्रॉपर्टीज। और सब डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टीज क्या करते हैं, शो करते हैं। यानी इसका मतलब यह हुआ कि जैसे मान लीजिए कैल्शियम, सॉरी पोटेशियम और ये कैल्शियम, ठीक है, पोटेशियम का आपने जो एटम है, मान लीजिए ये एटम मिलके आपका क्या बना हुआ है, पोटेशियम बना हुआ है, ठीक है, और इसका ये एटम मिलके आपका क्या बना हुआ है, कैल्शियम बना हुआ है, ठीक है। तो थर्ड पोस्टुलेट के हिसाब से क्या हुआ है कि जो ये पोटेशियम का एटम है वो पोटेशियम का एटम कैल्शियम के एटम से टोटली क्या होता है, डिफरेंट होता है, ठीक है, सभी तरह से, चाहे वो मास हो, चाहे वो शेप हो, चाहे वो साइज हो, चाहे उनका पर्टिकुलर प्रॉपर्टीज हो। बात समझ गया है ना? यानी डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम्स जो है सेम नहीं होते हैं। हाँ, सेम एलिमेंट्स के एटम आपके क्या होते हैं, सेम होते हैं, प्रॉपर्टी में भी, साइज में भी, मास में भी, हर एक चीज में। और डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम्स जो होते हैं सेम नहीं होते हैं, वो अलग अलग होते हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर? 3 ठो पोस्टुलेट क्लियर हो गया। यानी पहला पोस्टुलेट क्या कहा था कि जितने भी हमारे चारों तरफ क्या हैं, मैटर्स हैं, वो सभी मैटर्स जो है छोटे 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 पार्टिकल से बने हैं, एंड द नेम ऑफ दैट छोटे छोटे पार्टिकल इज नॉन एज एटम। क्लियर? दूसरा उन्होंने क्या बोला कि जितने भी सेम एलिमेंट्स के एटम्स है, दे ऑल आर सिमिलर और आइडेंटिकल इन ऑल रेस्पेक्ट। दैट मीन्स मे बी साइज, शेप, ठीक है, प्रॉपर्टीज, ऑल रेस्पेक्ट में वो क्या है, सिमिलर है। किसके? सिमिलर एटम के, सिमिलर एलिमेंट्स के एटम। और थर्ड पोस्टुलेट क्या बोला कि जितने भी आपके डिफरेंट एलिमेंट्स हैं उनके जो एटम्स है वो हर चीज में क्या है, डिफरेंट है, चाहे वो मासेस में हो, चाहे वो प्रॉपर्टी में हो, चाहे वो शेप में हो, चाहे वो साइज में हो। क्लियर? समझ में आ रहा है? नाउ अब ये दो, वैसे आप लोग पढ़ेंगे, ये दोनों चीज लास्ट में गलत साबित हुआ। जो ये बोला गया है थर्ड और सेकेंड, ये दोनों ही क्या हुआ, गलत हुआ। इवन फर्स्ट वाला भी गलत है, ठीक है, उसके बारे में भी पढ़ेंगे, क्योंकि उन्होंने क्या बोला कि एटम से बना है, ठीक है। वैसे तो वो फर्स्ट वाला ठीक है, लेकिन एक चीज उन्होंने बोला है कि वो एटम जो है स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, वो फर्दर क्या नहीं होगा, डिवाइड नहीं होगा, जो कि बाद में वो गलत साबित हुआ। वैसे हम लोग लिमिटेशन में वो सब पढ़ेंगे, ठीक है। नाउ अब आ जाइए चौथा पोस्टुलेट क्या कहते हैं कि एटम्स ऑफ द सेम और डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म अ मॉलिक्यूल्स और कंपाउंड्स। यानी उन्होंने क्या कहा
एटम ऑफ द सेम एलिमेंट्स या फिर एटम्स ऑफ द डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइन होके क्या फॉर्म होता है, कि तो मॉलिक्यूल्स कि तो कंपाउंड। ठीक है, इसका मतलब यह हुआ जैसे डिफरेंट एटम्स, मान लीजिए हाइड्रोजन एक एलिमेंट है, ठीक है, और एक ऑक्सीजन एलिमेंट है, दोनों अलग अलग एलिमेंट है, दोनों एक दूसरे से कंबाइन होके क्या बनेगा, नेचर में पाया जाता है वाटर, तो इसको कंपाउंड कह सकते हैं। उसी तरह हाइड्रोजन एलिमेंट है और दूसरा हाइड्रोजन एलिमेंट है, इसका दोनों का एटम एक दूसरे से कंबाइन होके नेचर में पाया जाता है हाइड्रोजन गैस, ये है मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो ये जरूरी नहीं है कि सेम सेम एटम मिलके मॉलिक्यूल्स बनता है, डिफरेंट डिफरेंट एटम मिलके भी मॉलिक्यूल्स बनता है। ठीक है, तो सेम सेम एटम और सेम सेम एटम मिलके दो चीज बनते हैं, क्या क्या, तो मॉलिक्यूल्स एंड कंपाउंड। जैसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, ठीक है, जैसे कार्बन और हाइड्रोजन मिलके, ठीक है, क्या बनेंगे, मीथेन बनेंगे। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिलके क्या बनेंगे, एमोनिया बनेंगे। ठीक है, कार्बन और ऑक्सीजन मिलके क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, और कोई सिंपल सिंपल याद है आप लोगों को, मॉलिक्यूल्स एंड कंपाउंड नहीं मालूम है। नमक खाते हैं NaCl। ठीक है, बेस के बारे में लोअर क्लास में पढ़े होंगे, एसिड बेस में क्या है आपका, सोडियम हाइड्रोक्साइड, अलग अलग है। तो ये सभी चीज जो है क्या है आपका, देखिए सब क्या है आपका, एटम्स, डिफरेंट डिफरेंट एटम्स मिलके कंपाउंड बने हैं, चाहे मॉलिक्यूल्स बने हैं या सेम सेम मिलके भी बने हैं, जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन O2, नेचर में पाया जाता है क्लोरीन Cl2, आयोडीन I2। ठीक है, ये सब आपके क्या है, मॉलिक्यूल्स और कंपाउंड्स है, जो कि सेम सेम एटम चाहे डिफरेंट डिफरेंट एटम मिलके कंबाइन होके बनते हैं। क्लियर? अब ये कैसे कंबाइन होते हैं, जैसे जैसे आप लोग पढ़ते जाइएगा क्लियर होते जाएगा। ठीक है, जैसे राइटिंग फॉर्मूला इसमें इंट्रोडक्शन में ही हम बताए हैं, इस चैप्टर में बहुत सारी चीजें आप लोगों के क्लियर होते जाएंगे। ठीक है, तो यहां पे आपने जो पढ़ा क्या, कि एटम ऑफ द सेम और डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइन टुगेदर, ठीक है, टू फॉर्म अ मॉलिक्यूल्स और कंपाउंड। यानी डिफरेंट डिफरेंट एटम चाहे सेम सेम एटम कंबाइन होके क्या क्या फॉर्म होता है, तो मॉलिक्यूल्स और कंपाउंड फॉर्म होते हैं। ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड नाउ? अब आइए पांचवा, व्हेन एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म कंपाउंड्स, they do so in a simple whole number ratio such as 1:1, 2:1, 2:3 etc. यानी यहां पे उन्होंने क्या बोला कि when atom of different elements, जब एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स एक दूसरे से कंबाइन होते हैं तो क्या फॉर्म होता है, कंपाउंड फॉर्म होता है। अब वो इस तरह से फॉर्म होता है कि उस कंपोनेंट का जो रेशियो निकालिएगा, कंपाउंड में जो कंपोनेंट है उसका रेशियो निकालिएगा, तो रेशियो हमेशा क्या होता है, सिंपल फॉर्म में होता है। ठीक है, जैसे एग्जांपल में 2:1, 1:1, 2:1, 2:3। क्लियर? जैसे देखिए, मान लीजिए ये सोडियम है और ये क्लोरीन है, एक दूसरे से कंबाइन हुआ तो ये किस रेशियो में, 1:1 रेशियो में है। अगर मास बाई मास भी देखिएगा तो इसका कितना होता है, 23, और इसका कितना होता है, 35। तो लगभग कट कीजिएगा, रेशियो निकालिएगा तो 1 पॉइंट समथिंग आएगा ना, तो 1:1 लेंगे हम, या 1:2 हो जाएगा। अगर ज्यादा हो गया, 1.5 से ज्यादा हो गया तो मास टू मास के रेशियो में भी ले जाइएगा। तो ठीक है, बात समझ में आ रहा है ना? उसी तरह दूसरा एग्जांपल ले लीजिए आपका कार्बन
डाइऑक्साइड जो कि कल हम लोग पढ़े थे, तो ये कितना होता है 12:32, तो ये क्या हो गया 3:8, सिंपल है, ठीक है। उसी तरह आपका सोडियम क्लोराइड हो गया है, सोडियम क्या ले लीजिए, कैल्शियम क्लोराइड ले लीजिए, ठीक है। तो कैल्शियम क्लोराइड का फॉर्मूला होता है CaCl2, ठीक है। तो इसको करिएगा तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, कैल्शियम का कितना होता है मास 40, कैल्शियम का मास कितना होता है 40, ठीक है। इस टू क्लोरीन आपका क्या हो गया 35 × 2 हो जाएगा, क्लोरीन का 35 × 2, ठीक है। तो लगभग कितना आ जाएगा 70 है, तो 40-70 1:2 रेशियो में होगा कि नहीं होगा। तो जितने भी कंपाउंड्स है डिफरेंट एलिमेंट्स के, ठीक है, जैसे डिफरेंट एलिमेंट्स मिलके जो कंपाउंड बनते हैं वो हमेशा सिंपल रेशियो में होते हैं, क्लियर। लेकिन ये भी जाके बाद में गलत साबित हुआ है, ठीक है। नाउ उसके बाद से अब हम लोग नेक्स्ट पोस्टुलेट्स के तरफ मुड़ते हैं, ठीक है। मतलब ये समझ में आ गया ना, यानी जो भी कंपाउंड फॉर्म हुआ है ज्यादातर वो उनके कहने के हिसाब से जो भी कंपाउंड फॉर्म होता है वो कंपाउंड का जो कंपोनेंट रेशियो होता है दैट कंपोनेंट रेशियो हमेशा क्या होता है सिंपल रेशियो होता है, एकदम जटिल कॉम्प्लेक्स नहीं होता है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट में है एटम्स ऑफ टू डिफरेंट एलिमेंट्स में कंबाइन इन डिफरेंट रेशियो, यानी एटम्स ऑफ टू डिफरेंट एलिमेंट्स में कंबाइन इन टू डिफरेंट रेशियो टू फॉर्म मोर देन वन कंपाउंड। फॉर एग्जाम्पल कार्बन एंड ऑक्सीजन में कंबाइन टू फॉर्म कार्बन मोनोऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। यानी यहां पे ये कह रहे हैं कि टू डिफरेंट एलिमेंट में कंबाइन, ठीक है, इन डिफरेंट रेशियो। यानी वो क्या कह रहे हैं कि टू डिफरेंट एलिमेंट है, वो टू डिफरेंट एलिमेंट ये जरूरी नहीं है कि हमेशा एक ही रेशियो में कंबाइन हो, ठीक है, डिफरेंट रेशियो में भी कंबाइन हो सकते हैं, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे उन्होंने बताया है, मान लीजिए कि अब तक हम लोग यही डिस्कस किए कि कार्बन है और ये ऑक्सीजन है, ठीक है। तो कार्बन 12, इसका रेशियो निकालिएगा तो 12:32, जो कि क्या हो जाता है 3:8, यानी ये O2 है, तो ठीक है 3:8। तो ये जरूरी नहीं है कि कार्बन और ऑक्सीजन हमेशा 3:8 रेशियो में ही कंबाइन हो, वो डिफरेंट रेशियो में भी कंबाइन हो सकते हैं, लेकिन डिफरेंट रेशियो में कंबाइन होंगे तो वो डिफरेंट कंपाउंड कहलाएंगे, ठीक है। अगर एक ही कंपाउंड है तो उसमें रेशियो सेम रहेगा, लेकिन अगर डिफरेंट रेशियो में कंबाइन हुए तो वो डिफरेंट कंपाउंड होगा। जैसे एग्जांपल में कार्बन और ऑक्सीजन कंबाइन होकर कार्बन मोनोऑक्साइड भी बनता है, जैसे कार्बन प्लस ऑक्सीजन गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, और कभी कभी कार्बन मोनोऑक्साइड भी देता है। कार्बन मोनोऑक्साइड इज अ पॉइजनस गैस, पढ़े होंगे आप लोग, ग्रीन हाउस गैस, पॉइजनस गैस में भी आता है ये, ठीक है। तब इसमें अब कार्बन और ऑक्सीजन में क्या हो गया 12:16 होगा, तब इसका रेशियो क्या होगा आपका 3:4। तो ये रेशियो देखिए डिफरेंट हो रहा है ना जी। तो यही चीज वो कह रहे हैं कि डिफरेंट एलिमेंट्स जो हैं ये जरूरी नहीं है कि हमेशा सेम रेशियो में ही क्या हो कंबाइन हो, वो डिफरेंट रेशियो में भी क्या कर सकते हैं कंबाइन हो सकते हैं। अगर डिफरेंट रेशियो में कंबाइन हुए हैं तो वो समझिए कि डिफरेंट कंपाउंड है। एक कंपाउंड में सेम ही रेशियो रहेगा, ठीक है, एक कंपाउंड में हमेशा उनका सेम रहेगा। ये नहीं कि कार्बन डाइऑक्साइड यहां से है जो कि ऑलरेडी हम लोग वो पढ़ चुके हैं, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड कोई दूसरे स्रोत से निकाले, सोर्स से या दूसरे स्रोत से कार्बन डाइऑक्साइड निकाले तो उसमें रेशियो हमेशा सेम रहेगा। हाँ, अगर कार्बन और ऑक्सीजन का दूसरा कोई कंपाउंड है तो वो अलग होगा, क्लियर। तो ये उनका वही क्या था
पोस्टुलेट था, ठीक है। जैसे एग्जांपल में ऑलरेडी यहां पे दे दिया है आपका कार्बन एंड ऑक्सीजन में कंबाइन टू फॉर्म अ कार्बन मोनोऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, विच द रेशियो कंबाइनिंग एटम्स कार्बन एंड ऑक्सीजन क्या है आपका 1:1 और 1:2 भी है। तो यहां पे वो एटम के हिसाब से दिया है रेशियो। अब यहां पे कंफ्यूज नहीं होना है कि सर यहां तो 1:1 है या 1:2 है, ठीक है। हमने जो बताया वो किस रेशियो में था, मास के रेशियो में, कार्बन का एटम के मास का रेशियो था, और ये क्या है आपका एटम का रेशियो है, ठीक है। तो एटम का रेशियो यहां पे आपका कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन यहां पे आपका ये क्या है कार्बन डाइऑक्साइड है। तो अब इसका रेशियो क्या होगा आपका, यहां पे कार्बन 1 है, ऑक्सीजन कितना है 2 है, तो 1:2। अब कार्बन मोनोऑक्साइड में क्या है आपका एक कार्बन और एक ऑक्सीजन, इसीलिए ये 1:1। तो इन टर्म्स ऑफ एटम ये बात हो रहा है। क्लियर, बात समझ गया है? ओके, सो लेट्स मूव अनदर। वैसे मेन उनका 4 है 5 है, लेकिन हमने उसको तोड़ तोड़ के 9 थो बना दिए हैं, ठीक है। किसी किसी में आप लोग 4 है 5 पाइएगा, ठीक है, लेकिन हमने इसको तोड़ तोड़ के एक्सप्लेनेशन करने के लिए, आप लोगों को समझ में आने के लिए इसको 9 ठो बना दिए हैं, ठीक है ना। नाउ अब नेक्स्ट है आपका क्या है, द नंबर एंड द काइंड ऑफ एटम्स इन अ गिवन कंपाउंड इज ऑलवेज फिक्स। तो ये तो लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, ठीक है। किसी भी कंपाउंड में जो नंबर ऑफ एटम्स होता है, चाहे काइंड ऑफ एटम होता है, वो हमेशा क्या रहता है, फिक्स रहता है। तो इसको तो एक्सप्लेनेशन करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट 8वां, एटम्स इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स दैट टेक प्लेस इन अ केमिकल रिएक्शन। इन अदर वर्ड कहे तो होल एटम्स रेदर देन फ्रैक्शन of the atoms take place in a chemical reaction। यानी उन्होंने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताया, ठीक है। ये जो 8वां नंबर है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उन्होंने क्या बताया कि एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स। एटम जो है स्मॉलेस्ट पार्टिकल से, अब वही स्मॉलेस्ट पार्टिकल कोई भी केमिकल रिएक्शन होता है तो टेक पार्ट करता है, ठीक है। एटम ही क्या होता है, रिएक्ट होता है इन अ केमिकल रिएक्शन, ठीक है। और दूसरी बात, इन अदर वर्ड में कहे तो होल एटम क्या होता है आपका, रिएक्ट करता है। ये नहीं कि फ्रैक्शन में एटम का आधा हिस्सा खाली हो, यानी रिएक्ट होगा तो पूरा एटम रिएक्ट होगा, वही चीज कह रहा है कि इन अदर वर्ड, ठीक है, एटम्स रेदर देन फ्रैक्शन, यानी होल रिएक्ट होता है, ठीक है, टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे, अब कोई भी रिएक्शन हो रहा है तो ये सोडियम है और ये क्लोरीन है, ठीक है। तो अब ये एलिमेंट हो गए। देखो एलिमेंट को और एटम को सेम चीज से दर्शाया जाता है। अगर कोई सोडियम एलिमेंट लिखो, वो पढ़ोगे आप लोग, सोडियम एलिमेंट लिखो बोलेंगे तो सोडियम एलिमेंट का फॉर्मूला क्या है, Na। सोडियम एटम लिखो तो उसका भी फॉर्मूला क्या है, Na। इसका मतलब अब ये आप डिफरेंट नहीं कर पाएंगे कि एलिमेंट के बारे में बोला जा रहा है कि एटम के बारे में बोला जा रहा है, ठीक है। तो जब बोला जाता है उसके हिसाब से, सोडियम एटम तो यहां पे सोडियम एटम लिख दिया जाता है, और यू सिंपली ये खाली रहेगा तो सोडियम एटम समझ जाइए, ठीक है। आइए इसको एलिमेंट, अगर सोडियम एलिमेंट होगा तो एलिमेंट लिखा जाएगा, ठीक है। उसी तरह कंपाउंड आप कर रहे हैं तो कंपाउंड NaCl, NaCl सोडियम क्लोराइड कंपाउंड है, ठीक है। तो उसका अब 1 किलो 2 किलो जो भी है उसका फॉर्मूला यही है। इसका मतलब ये नहीं कि इसमें एक ही है, बहुत सारे कंपाउंड के टर्म में बहुत सारे हो गए, ठीक है। 1 फॉर्मूला यूनिट में एगो हो गया, एगो, ये क्योंकि कंबाइन है कंपाउंड, तो इस तरह के बहुत सारे सोडियम क्लोराइड उसमें पाए जाते हैं, तो दोनों को दर्शाने का एक ही है, ठीक है। तब यहां पे वही चीज कह रहा है कि जो एलिमेंट्स हैं,
ठीक है, यानी एटम जो है जब रिएक्शन होता है, अब ये दोनों चीज रिएक्शन होगा ना एटम, तो ये रिएक्शन होगा तो ये टोटल रिएक्ट होते हैं, यही भाग लेते हैं। एलिमेंट आप सोडियम एलिमेंट डालिएगा तो वो टूट टूट के पहले एटम में चेंज होते हैं। कोई भी एलिमेंट, अब तो आप तो सोडियम तो एगो एटम नहीं ना लीजिएगा, जब रिएक्शन कीजिएगा तो सोडियम एगो नहीं ना लीजिएगा, आप पूरा एलिमेंट लीजिएगा, एगो टुकड़ा ले लीजिएगा सोडियम का, आप क्लोरीन कुछ ले लीजिएगा, उसको मिला दीजिएगा, तो आपको उसमें जो रिएक्शन फॉर्म होगा ये चीज फॉर्म होगा, लेकिन वो आपको दिखाई नहीं देगा। लेकिन एक्चुअल में उसमें क्या होता है, वो पहले ब्रेक होते हैं, ठीक है, अब वो एटम में ब्रेक होते हैं। तो ये एटम और ये एटम, वो पूरे एलिमेंट में से एगो एटम ये निकलता है, इस क्लोरीन के एगो एटम निकलता है एलिमेंट से, एगो एटम ये और एगो एटम ये मिलके NaCl फॉर्म करेगा। यानी एलिमेंट एलिमेंट कंबाइन नहीं होता है, एटम एटम कंबाइन होता है। अब वो भी कंबाइन होता है तो होल होता है, आधा नहीं, फ्रैक्शन में नहीं। यही उनका कहना था, ठीक है, क्लियर। नाउ नेक्स्ट, एंड दिस इज द वेरी इंटरेस्टेड, ठीक है, एन एटम कैन नाइदर बी क्रिएटेड और नॉर डिस्ट्रॉय। एटम को हम क्रिएट नहीं कर सकते हैं, डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते हैं, ठीक है, और एटम्स इज इनडिस्ट्रक्टिबल, ठीक है, एटम को डिस्ट्रक्ट नहीं कर सकते हैं, जो कि बाद में ये भी जाके क्या हुआ, गलत साबित हुआ, ठीक है। तो दीज आर द 9 पोस्टुलेट्स ऑफ द डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, यानी उन्होंने जो थ्योरी दिया उसमें से ये इतना चीज बोले थे एटम्स के बारे में, ठीक है। तो कोई प्रॉब्लम किसी भी पॉइंट से, सभी पॉइंट्स क्लियर समझ में आया। अब इस सभी पॉइंट्स में से कुछ पॉइंट्स जो है क्या हो गए, बाद में जाके गलत साबित हुए। अब वो कौन कौन सा पॉइंट्स है वो हम लोग डिस्कस करेंगे। तो जो गलत साबित हुआ उसको एक डाल्टन्स एटॉमिक लिमिटेशन ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी बोला गया, ठीक है, या फिर उसको ड्रॉबैक्स ऑफ द डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी बोला गया। यानी उन्होंने जो पोस्टुलेट दिया उसमें से क्या ड्रॉबैक्स था, ठीक है। देखिए, कोई भी इतिहास शुरू हुआ है तो उस वक्त के जो जितना संसाधन था, यानी जो हमारा साइंस जितना एडवांस टेक्नोलॉजी था, जो संसाधन था, उसी के हिसाब से उन्होंने अपना कोई भी चीज क्या किया, वहां पे पोस्टुलेट दिए। लेकिन जैसे जैसे हमारा साइंस क्या हुआ, डेवलप करता गया, एडवांस होता गया, वैसे वैसे जो चीज उन्होंने बोला था उसके ऊपर से और रिसर्च होने लगा, ठीक है। तो ये पाया गया कि बहुत सारे चीजों में क्या था, गड़बड़ था, यानी जो उन्होंने कहा था वो गलत साबित हुआ। जैसे उन्होंने एक टोटली पहले ही बोल दिया था कि मैटर जो है पार्टिकल से बने हुए हैं, एंड दैट पार्टिकल इज कॉल्ड एटम एंड विच इज इनडिविजिबल, ठीक है, वो डिवाइड नहीं हो सकता है, फर्दर डिवाइड नहीं हो सकता है। यदि अगर किसी मैटर को आप क्या कीजिएगा, तोड़ते जाइएगा, तोड़ते तोड़ते जाइए तो एक सबसे छोटा पार्टिकल मिलेगा जिसको हम लोग एटम कहते हैं, और वो एटम फर्दर क्या नहीं होगा, डिवाइड नहीं होगा। दैट मीन्स वो सिंगल चीज है, ठीक है। लेकिन ये चीज उनका क्या हुआ, गलत साबित हुआ। कब, जब हम लोगों को ये मालूम है कि एटम जो है 3 सब एटॉमिक पार्टिकल से बने हैं। एटम खुद 3 गो चीज से बना हुआ है, तो 3 गो चीज से बना हुआ है तो 3 भाग में तोड़ सकते हैं ना जी। जैसे क्या क्या चीज से बना हुआ है, तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, वो खुद 3 चीज से मिलके बना हुआ है एटम। तो ये 3 चीज में तोड़ा जा सकता है, तो ये पॉइंट भी उनका क्या हुआ, गलत साबित हुआ। इसी तरह बहुत सारे चीज है, आइसोटॉप्स, आइसोबार, ठीक है। तो इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।